Assalamu alaikum dear students. Myself Mirza Numan Majid, Superior Group of Colleges, Head Office. Today we will start chapter number 13, Gaseous Exchange. What is mean by gaseous exchange? Gaseous exchange का क्या मतलब है? इसमें स्टूडेंट्स एक वर्ड यूज़ किया गया है एक्सचेंज, विच मीन गिव एंड टेक। तो यहाँ पे किस चीज़ की जो है वो गिव एंड टेक की जाएगी, वो गैसेस है। मोस्टली दो तरह की गैसेस जो हैं जिनको जो है वो गैसेस एक्सचेंज में इस्तेमाल किया जाता है, उनमें सबसे पहले ऑक्सीजन है और दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है। अब एक टर्मिनोलॉजी गैसेस एक्सचेंज से रेलिवेंट आप अक्सर सुनते हैं, वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें पहला हिस्सा द एक्सचेंज ऑफ गैसेस और दूसरा इसका हिस्सा द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब रेस्पिरेशन दो स्टेप्स पर मुकम्मल होती है। पहला स्टेप होता है ऑर्गेनिज्मिक लेवल। ऑर्गेनिज्मिक लेवल क्या है? ये बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, जिसमें गैसों का तबादला किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली गैसेस हैं जिनका तबादला किया जाता है। सेकंड स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी प्रोड्यूस करना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंटिन्यूसली एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस रेस्पिरेशन के ज़रिए प्रोड्यूस की जाती है सेलुलर लेवल पे, जिसको आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस जैसे जो है वो टॉपिक डिस्कस किए थे। अब इस चैप्टर में जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो ऑर्गेनिज्मिक लेवल रेस्पिरेशन है, जिसका मैंने आपको बताया क्या है, द गैसियस एक्सचेंज, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इसमें जब किसी चीज़ का तबादला किया जाता है या इसमें गैसेस का जो तबादला किया जाएगा, दो तरह के इन्वायरमेंट का इनको सामना होगा। एक, जिस इन्वायरमेंट से कोई चीज़ दी जा रही है, गिव। दूसरा, जिसमें वो चीज़ ली जा रही है, टेक हो रही है। अब इसमें एक इन्वायरमेंट तो हमारा कांस्टेंट है, वो कौन सा है? वो हमारी बॉडी है, जिसे हम कहेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट। और एक हमारी सराउंडिंग होगी, हमारे सराउंडिंग में, इर्द गिर्द में। तो गैसेस एक्सचेंज में दो तरह का इन्वायरमेंट हो सकता है एक्सटर्नल। नंबर वन, वो वाटर हो सकता है, जैसे फिशेस हैं वो पानी में रहती हैं, तो उनकी सराउंडिंग जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा वो वाटर होगा। जबकि जो ह्यूमन बीइंग जैसे हम हैं या बर्ड्स हैं, तो इनकी जो सराउंडिंग है वो एयर है। वो क्या है बेटा? एयर। तो ये दो तरह का मीडियम एक्सटर्नल हो सकता है, या वाटर हो सकता है या वो एयर हो सकती है। अब इसमें जो हम क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि डिस्कस दैट एयर इज बेटर मीडियम देन वाटर, कि हवा जो है ये पानी की निस्बत एक बेहतरीन मीडियम है, किसके लिए? फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये अक्सर क्वेश्चन भी आ जाता होता है। तो इसमें सबसे पहली रीज़न जो आएगी वो एयर के अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वो वाटर की निस्बत तकरीबन 20 गुना ज़्यादा होती है, 20 टाइम्स ग्रेटर। जैसा कि बुक में उसने एग्जाम्पल भी कोट की हुई है कि 1 लीटर ऑफ एयर अगर हम लें तो उसमें जो ऑक्सीजन के कंटेंट्स होंगे वो 200 ml होंगे। इसी तरह 1 लीटर ऑफ वाटर अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के जो कंटेंट होंगे वो जस्ट 10 ml जो है वो मौजूद होंगे। ये पहली रीज़न है किसमें, कि एयर इज बेटर मीडियम देन वाटर फॉर गैसियस एक्सचेंज। सेकंड नंबर पे आ जाएगा डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज रैपिड इन एयर, कि डिफ्यूजिंग स्पीड जो है वो एयर में ज़्यादा है ऑक्सीजन की। नंबर थर्ड पर ईजियर वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन ईजियर
एयर की इसमें ऑक्सीजन की मूवमेंट कैसे ईजियर है, इसकी दो मेन रीजंस हैं। नंबर 1 विस्कोसिटी, नंबर 2 डेंसिटी। जैसा कि हमें पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एयर की निस्बत क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है और विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एयर जो है वो प्रॉपरली वेंटिलेट नहीं हो पाती। नेक्स्ट, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी अपने अब तक के लेक्चर्स में कि जब भी हम चैप्टर में कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं तो उसको सबसे पहले हम प्लांट्स में डिस्कस करते हैं, फिर हम एनिमल्स में करते हैं। क्या रीज़न है इसकी, ऐसा क्यों किया जाता है? इसकी रीज़न ये है कि साइंस मूव फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। तो प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स की निस्बत सिंपल है, इसलिए पहले हम प्लांट्स को डिस्कस करते हैं। तो अब भी हम गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली बात कि प्लांट्स के अंदर एनिमल्स की तरह कोई प्रॉपर ऑर्गन मौजूद नहीं होता रेस्पिरेशन के लिए या गैसेस एक्सचेंज के लिए। जैसे हमारे लंग्स मौजूद हैं, हमारे नोज़ मौजूद है एयर की मूवमेंट के लिए, इस तरह एज सच कोई ऑर्गन मौजूद नहीं होता। प्लांट्स आर सिंपल, लेकिन उनको एनर्जी तो चाहिए। जो हम बात कर चुके रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोडक्शन, अगर प्लांट्स चूंकि लिविंग है तो उनको एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उनको गैसेस एक्सचेंज रिक्वायर्ड है। तो क्वेश्चन ये बनता है, तो फिर प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज कैसे करेंगे? प्लांट्स में बेसिकली हर सेल जो है अपने तौर पर गैसेस एक्सचेंज करता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमें पता है प्लांट्स में जो ऑर्गन्स हैं, जैसे लीव्स हैं, वो फोटोसिंथेटिक हैं, उनका गैसेस एक्सचेंज अपनी तरह का होगा। रूट्स एंड स्टेम जो है नॉन फोटोसिंथेटिक है, तो उसका गैसेस एक्सचेंज उसकी कंसंट्रेशन जो है वो लीव्स की निस्बत डिफरेंट होगी। क्लियर हो गया बेटा? अब इसमें आपने प्लांट्स के अंदर सुना होगा जाइलम एंड फ्लोएम। ये कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, ये गैसेस एक्सचेंज नहीं करते। गैसेस एक्सचेंज जैसा कि आपको मैंने बताया कौन करते हैं, सेल लेवल पे करते हैं। हर सेल अपने तौर पर गैसेस एक्सचेंज करता है। लीव्स के अंदर मीजोफिल टिश्यूज पाए जाते हैं। आपने ये पहले इसकी एनाटॉमी थोड़ी सी डिस्कस की होगी चैप्टर नंबर 11 में भी, कि इसमें दो तरह के होते हैं बेटा। एक होते हैं पैलिसेड और दूसरे होते हैं स्पॉन्जी। जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होते हैं उनमें मौजूद होती हैं एयर स्पेसिस। वो एयर स्पेसिस जो हैं वो गैसेस एक्सचेंज के लिए रोल प्ले करती हैं। जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि इसकी जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में कुछ आपको मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स भी नजर आ रही होंगी, जो उसने राइट साइड पे जूम करके भी थोड़ी सी दिखाई हुई है। वो है स्टोमेटा। दीज आर द मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स, जिन्हें हम गार्ड सेल्स इसके साइड पर मौजूद होते हैं। ये मेन रोल प्ले करते हैं प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज में। ये स्टेम में भी मौजूद होते हैं और सबसे ज़्यादा लीव्स में मौजूद होते हैं। लीव्स में तकरीबन 40% जो है वो एरिया जो है वो स्टोमेटा ने कवर किया हुआ होता है। ठीक है। अब लेंटिसेल्स, जो ओल्ड स्टेम होती है, उसकी जो बार्क है, ओल्ड वुड, लकड़ी के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम क्या नाम देते हैं? लेंटिसेल्स का नाम देते हैं। वो जो पोर्स हैं लेंटिसेल्स, ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं किसका? स्टेम का। लैंड प्लांट्स की बात हो रही थी, मैंने आपको बताया कि कितने परसेंट होते हैं इसके अंदर स्टोमेटा? 40%। इसका जो सरफेस एरिया उसके मुताबिक 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में तकरीबन 12,000 स्टोमेटा मौजूद होंगे, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में। ओके। फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है प्लांट्स का, डेटा रूट्स चूंकि अंडरग्राउंड होती हैं, तो फिर वो एयर कैसे गैसेस एक्सचेंज कैसे करेंगी? तो बेटा जो सोयल है, सोयल पार्टिकल्स के अंदर एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं जिसमें एयर इंट्रैप होती है। ये रूट्स उन एयर स्पेसेस में से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट एक बड़ा अहम टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन। तो इसके नाम से पहले आप समझ सकते हैं कि फोटो मतलब लाइट, कि ऐसी रेस्पिरेशन जो सिर्फ लाइट की मौजूदगी में हो। आपने चैप्टर नंबर 11 में
कैल्विन साइकिल पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो C3 साइकिल चलाते हैं और क्या करते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं डार्क रिएक्शन में। अब इसकी फर्दर और भी टाइप्स होती हैं जो आप आगे नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, देखेंगे इनको। तो C3 जो प्लांट्स हैं जिनकी एग्जांपल वीट है, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा पाया जाता है प्रोसेस जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन जो है ये होता कब है? फोटो रेस्पिरेशन बेटा दिन के वक्त जब ड्राई कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन हो जाए, तो ड्राई कंडीशन होने की वजह से पौधे अपने स्टोमेटा बंद कर लेते हैं। जब स्टोमेटा बंद होंगे तो आपने ये चीज़ डिस्कस की थी कि स्टोमेटा का मेन काम वाटर लॉस नहीं है, ट्रांसपरेशन मेन काम नहीं है। स्टोमेटा का मेन काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करना। अब जब स्टोमेटा बंद होंगे तो प्लांट्स के अंदर सबसे पहला चेंज क्या आएगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होती चली जाएगी, क्योंकि स्टोमेटा बंद हो गया, सोर्स बंद हो गया। जो ऑलरेडी अंदर मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड वो फिक्स होती जाएगी और वो यूज़ होती जाएगी। अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या हो गई? कम हो गई। और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड अगर यूटिलाइज हो रही होती तो क्या रिलीज हो रहा होता है? ऑक्सीजन। स्टोमेटा बंद है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ नहीं रही तो मतलब ऑक्सीजन बाहर भी नहीं जाएगी। इसका मतलब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं एक एंजाइम का जिक्र करता हूँ, फिर दोबारा इस पॉइंट पर आऊँगा। वो है रोबिस्को। रोबिस्को एंजाइम है, आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है, क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है यूनिवर्स में वो रोबिस्को एंजाइम है। रोबिस्को क्या करता है? रोबिस्को एंजाइम का एक खास करैक्टर है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स कर सकता है और ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कब फिक्स करेगा और ऑक्सीजन को कब करेगा? क्योंकि प्लांट्स में एट अ टाइम कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो रोबिस्को ऑक्सीजन को कब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को कब फिक्स करेगा? इट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रोबिस्को कार्बोक्सिलेज के तौर पर काम करेगा और कार्बन को फिक्स करेगा। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रोबिस्को ऑक्सीजिनेज के तौर पर काम करेगा और ऑक्सीजन को फिक्स करेगा। ठीक है, अब हम अपने पुराने पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैंने क्या बताया था कि जब स्टोमेटा बंद होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सेल में कम हो जाएगी और ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रोबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेज के तौर पर काम करेगा। जब वो ऑक्सीजनेज के तौर पर काम करेगा मतलब वो ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन को वो रोक देगा। इसी को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया पॉइंट यहां पे? अब इसके स्टेप्स हैं कि जब ये फिक्स करना शुरू करता है तो सबसे पहले रूबोलोज बिसफॉस्फेट को ऑक्सीजन के साथ ये जब फिक्स करेगा तो मॉलिक्यूल बनेगा ग्लाइकोलेट। अब ग्लाइकोलेट किस ऑर्गेनेली में बनेगा? बेसिकली फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनेलीज इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 पेरोक्सिसोम, नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो ये जो पहला स्टेप है रिएक्शन का कि ऑक्सीजन जो है जब रूबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिल रही है तो ग्लाइकोलेट बन रहा है। ये ग्लाइकोलेट कहां पे बनेगा? क्लोरोप्लास्ट में। फिर ये ग्लाइकोलेट डिफ्यूज कर जाएगा इनटू द पेरोक्सिसोम, दूसरी ऑर्गेनेली में चला जाएगा और पेरोक्सिसोम में ये जो ग्लाइकोलेट है इसको ग्लाइसिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? ये ग्लाइसिन में। ओके स्टूडेंट्स, फिर ये ग्लाइसिन जो है ये डिफ्यूज कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा सीराइन में। माइटोकॉन्ड्रिया में किसमें कन्वर्ट होगा? ये सीराइन में।
अब सिराइन जो है यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया जाता है, अमाइनो एसिड है, डिफरेंट इसके यूजेज हैं, ये एक अलग टॉपिक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ कि ऑक्सीजन रिबोलोस बिसफॉस्फेट के साथ फिक्स हुई और एंड प्रोडक्ट क्या बनी, सिराइन। ये फोटो रेस्पिरेशन का रिएक्शन है जो 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल हुआ, 3 ऑर्गेनेलिज में। पहली ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट, सेकंड पेरोक्सिसोम, थर्ड वन माइटोकॉन्ड्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बनता है कि ये कब तक चलेगा फोटो रेस्पिरेशन? फोटो रेस्पिरेशन कब तक चलेगा? ये बेटा तब तक चलता है जब तक कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन से ज़्यादा नहीं हो जाती। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी तो रोबिस्को फिर ऑक्सीजनेज के तौर पर काम नहीं करेगा, वो कार्बोक्सिलेज के तौर पर काम करेगा। वो कार्बन को फिक्स करना शुरू कर देगा और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। होप सो ये था हमारा आज का टॉपिक, आपको क्लियर हो गया होगा। ये लास्ट में आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं ग्रीन कलर में। सबसे पहले ये क्लोरोप्लास्ट है, सेकंड नंबर पर पिंक कलर में पेरोक्सिसोम है और लास्ट में आपको जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है। तो ये फोटो रेस्पिरेशन का पाथवे है जो आपके सामने है। तो होप सो टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।